दूरसंचार विज्ञान की सौगात। इसके अंतर्गत आज हम मोबाइल फ़ोन, उसकी पृष्ठभूमि, अवधारणा और उसके उद्भव आदि की बात करेंगे। तो सबसे पहले नए युग की दस्तक मोबाइल। दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में सेलुलर फ़ोन अथवा मोबाइल का आगमन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह दूरसंचार की एक विकसित प्रणाली है जो यात्रा के दौरान भी हमें हमारे परिवार, मित्र व रिश्तेदार सभी से स्वतंत्र रूप से बात करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। टेलीफोन की इस सुविधा को वॉकिंग टॉकिंग के तौर पर मोबाइल कहा गया है। मोबाइल रेडियो तकनीकी पर आधारित है। इसमें संदेशों का संप्रेषण रेडियो तरंगों के माध्यम से होता है। सेलुलर फोन संबंधी विचार सन 1947 में सर्वप्रथम अमेरिका की बेल लैबोरेटरीज के इंजीनियर श्री D.N. रिंग उन्होंने दिया था, लेकिन इस प्रणाली का उपयोग सन 1978 में तब शुरू हुआ जब बेल लैबोरेटरीज ने इसे व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए अति आधुनिक चलती फिरती दूरभाष सेवा की तकनीकी विकसित की। धीरे धीरे सेलुलर फोन विश्व के अधिकांश देशों की दूर संचार सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग बनता चला गया। अब सेलुलर यानी मोबाइल फोन की पृष्ठभूमि। सन 1926 में बर्लिन और हैम्बर्ग के बीच यात्रा करने वाले प्रथम श्रेणी के रेलगाड़ियों द्वारा रेडियो टेलीफोन का प्रयोग किया गया। लगभग उसी समय हवाई यात्रा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी इसका उपयोग प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन टैंकों द्वारा विशेषकर ब्रिटिश जोन में नियुक्त जर्मन पुलिस अधिकारियों के द्वारा रेडियो टेलीफोन के इस्तेमाल इस बात को प्रमाणित करता है कि रेडियो तरंगों के माध्यम से दूरभाष की उस समय की तकनीकी ने किस प्रकार सेलुलर फोन की पृष्ठभूमि तैयार की। रेडियो तकनीक विकसित होते जाने के क्रम में सन 1940 में अमेरिका की कंपनी मोटोरोला द्वारा द्विपथी रेडियो अर्थात 2-वे रेडियो प्रकाशित की। इसका प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी मिलिट्री द्वारा किया गया, जिसके फलस्वरूप सन 1946 में सेंट लुइस ने मोबाइल टेलीफोन का आविष्कार किया। तब रेडियो मोबाइल की पहुंच पेट्रोल गाड़ियों तक ही सीमित थी। यह सेवा क्षेत्रीय टेलीफोन नेटवर्क से संबद्ध होने के कारण 20 किलोमीटर से अधिक का एरिया कवर कर पाने में सक्षम नहीं थी। 1950 से 1954 के बीच सेलुलर फोन की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक सेवाएं प्रारंभ हुईं। सन 1957 में मॉस्को के एक युवा इंजीनियर लियोनिद क्यूप्रियानोविच ने पोर्टेबल मोबाइल फोन का निर्माण किया, जिसे LK-01 कहा गया। यह सेट 3 किलोग्राम का 20 से 30 किलोमीटर की एरिया कवर करने में सक्षम था। आगे चलकर इसे और सूक्ष्म बनाया गया और इसका वजन 500 ग्राम तक रह गया। 1964 में मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रारंभ हुई, जिसका उद्देश्य पब्लिक नेटवर्क के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक यह सुविधा प्रदान करना था। अब सेलुलर फोन की अवधारणा। बेल लैब के 200 इंजीनियरों के साथ काम करते हुए फ्रैंकल एवं एंजल ने विभिन्न शहरों के छोटे छोटे कवरेज एरिया में बांटने का निश्चय किया, जिसे सेल कहा गया। सेलुलर मोबाइल सेल की इसी अवधारणा पर निर्भर है। सन 1947 ईस्वी में डगलस एच रिंग
और डब्ल्यू रे यंग, इन्होंने वाहनों के लिए षटकोणीय सेल्स वाले मोबाइल फोन की अवधारणा विकसित की। इसी लैब में दूसरे इंजीनियर फिलिप टी पोर्टर, इन्होंने इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए इतना और जोड़ दिया कि सेल्स टावर के केंद्र में होने के बजाय षटकोणीय होना चाहिए, जिससे निर्दिष्ट एंटीना के जरिए 3 तरफ से सूचना संदेशों का प्रसारण किया जा सके। इन वैज्ञानिकों के प्रयोग और इनके निष्कर्षों के आधार पर सन 1960 ईस्वी में रिचर्ड्स एस फ्रैंकल ने सेल्युलर संबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित की। इन सभी प्रणालियों में मोबाइल फोन की पहुंच एक स्टेशन के माध्यम से एक निश्चित सीमा तक थी। सन 1970 में बेल लैब के ही इंजीनियर एमॉस ई जोएल ने ऑटोमेटिक कॉल हैंड ऑफ प्रणाली विकसित की। इस प्रणाली के द्वारा मोबाइल फोन बिना किसी रुकावट के वृहद क्षेत्रों को प्रभावित करने में सफल हो सका। 1982 ईस्वी में एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम आया, जिसने 1990 में डिजिटल तकनीकी के रूप में व्यावसायिकता के रूप धारण कर लिया। अब व्यावसायिक मोबाइल फोन सेवा का उद्भव। मोबाइल फोन तकनीकी की सभी पहले की प्रणालियां अपने अलग अलग आविष्कारों के माध्यम से किसी न किसी रूप में लोकप्रिय हुई, लेकिन इनका उपयोग अन्य क्षेत्रों में ही ज्यादा प्रचलित था। जैसे 2 वे मोबाइल रेडियोस का उपयोग वाहनों, पुलिस गाड़ियों एवं एम्बुलेंस पे ही ज्यादा होता था। वास्तव में इन प्रणालियों को स्पष्टतः मोबाइल फोन इसलिए नहीं कहा जा सकता था क्योंकि यह किसी दूरभाष नेटवर्क से संबद्ध नहीं थे। सन 1966 में बल्गारिया ने जो पॉकेट मोबाइल का प्रचलन किया, जो पूर्णतः ऑटोमेटिक फोन RAT05 एवं RATC10 कई स्टेशनों से जुड़ा था। इसका तकनीकी नाम इंटरऑर्ग टेक्निका 66 पड़ा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया गया। यह एक स्टेशन पर आधारित एवं टेलीफोन की वायर लाइन से युक्त उपभोक्ता सेवा का प्रथम व्यावसायिक प्रयास था। इसके तुरंत बाद सन 1971 में फिनलैंड द्वारा ARP नेटवर्क के जरिए पहला पब्लिक व्यावसायिक मोबाइल फोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। 3 अप्रैल 1973 को मोटोरोला के शोध अधिकारी डॉक्टर मार्टिन ने पहला हैंड हेल्ड सेल फोन का आविष्कार किया, जिसे विश्व में रेडियो टेलीफोन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस खोज के बाद मोटोरोला कंपनी ने बेतार संचार की शुरुआत की, जो छोटा और कहीं भी प्रयुक्त होने में सक्षम साबित हुआ। तो अब सेलुलर नेटवर्क की प्रथम पीढ़ी की बात करते हैं। प्रथम पीढ़ी अपने विकास के मामले में पूर्ववर्ती पीढ़ियों से इस अर्थ में भिन्न थी कि इसमें सेल साइट्स की विविधता, कॉल को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण की सुविधा और चलते फिरते बातचीत करने की नई तकनीकी व्यवस्था बन चुकी थी। इस तकनीकी का पहला ऑटोमेटिक सेलुलर नेटवर्क 1979 में जापान की NTT कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। यह नेटवर्क टोक्यो शहर के 20 मिलियन से अधिक निवासियों तक पहुंचा। इसमें 23 नेटवर्क स्टेशन थे। 5 वर्षों के अंदर ही इस नेटवर्क ने समूचे जापान में अपनी पहुंच बना ली और प्रथम पीढ़ी नेटवर्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
दूसरा नेटवर्क, जिसे नॉर्डिक मोबाइल फ़ोन कहा जाता है, 1981 में नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड एवं स्वीडन जैसे देशों में लॉन्च हुआ। NNT पहला मोबाइल फ़ोन नेटवर्क है जिसने अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा उपलब्ध कराई। स्वीडिश इंजीनियर ऑस्टिन मैकेटेलो को इस नेटवर्क का जनक माना जाता है। इस प्रकार प्रथम पीढ़ी के अस्तित्व में आने के बाद सेल के आकार, प्रकार एवं क्षेत्रों में विस्तार होने लगा। प्रसारण की गति निश्चित होने, नए नए सेलों का निर्माण, छोटे सेल क्षमता में वृद्धि आदि महत्वपूर्ण इसके घटक हैं, जिनके द्वारा मोबाइल फ़ोन के इतिहास में प्रथम पीढ़ी ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब द्वितीय पीढ़ी, जिसे डिजिटल नेटवर्क 2G कहा जाता है। सन 1990 में मोबाइल की द्वितीय पीढ़ी अर्थात 2G नेटवर्क अस्तित्व में आया। यह पद्धति पूर्णतः GSM स्तर के प्रयोग पर निर्भर थी। 2G पीढ़ी में सबसे महत्वपूर्ण खोज प्रीपेड मोबाइल फ़ोन है, जिसे वर्तमान समय की उपलब्धि माना जा सकता है। 1991 ईस्वी में फिनलैंड ने GSM नेटवर्क का प्रचलन किया। यह पद्धति अमेरिका की अपेक्षा यूरोप में ज़्यादा विकसित हुई। द्वितीय डिजिटल पीढ़ी ने संचार के एक सर्वथा नए रूप को विकसित किया, जिसे SMS या टेक्स्ट मैसेजिंग कहते हैं। 3 दिसंबर सन 1992 को पहली बार SMS मशीन के जरिए संदेश प्रेषित किया गया। 1993 में क्रमशः इस प्रणाली ने फिनलैंड के अधिकांश शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1998 में डाउनलोड से युक्त मोबाइल फ़ोन ने रिंगटोन के कारण अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की। मोबाइल फ़ोन पर विज्ञापन की प्रक्रिया सन 2000 में फिनलैंड द्वारा प्रारंभ की गई। 1999 में फिलीपाइंस में मिमिक बैंक एवं क्रेडिट कार्ड्स द्वारा पेमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई। जापान में पहली इंटरनेट मोबाइल सेवा निटकोमो द्वारा प्रारंभ की गई। और अब तृतीय पीढ़ी यानी 3G हाई स्पीड IP डाटा नेटवर्क। 2G नेटवर्क की अत्यधिक लोकप्रियता एवं प्रयोग दक्षता के फलस्वरूप इसका प्रयोग अब प्रतिदिन जीवनचर्या में शामिल हो गया। लोगों का रुझान डाटा सेवाओं, विशेष रूप से नेट में एक्सेस के प्रति ज़्यादा होने लगी। डाटा स्पीड्स की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। 2G की तकनीक रोजगार परक नहीं थी, इसलिए इंडस्ट्री ने अगली पीढ़ी यानी 3G की तकनीकी पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 2G और 3G तकनीकी में मूल अंतर यह है कि डाटा ट्रांसमिशन की दृष्टि से 2G में सर्किट स्विचिंग थी, जबकि 3G पैकेट स्विचिंग प्रयोग पद्धति पर आधारित है। 3G का प्रथम वाणिज्यिक नेटवर्क सन 2001 में जापान की राजधानी टोक्यो में NTT डोकोमो कंपनी द्वारा प्रारंभ किया गया। सन 2002 में साउथ कोरिया ने CDMA 2000 1XEV-2 नामक नई तकनीकी विकसित की। यूरोप में इटली और यूके द्वारा सन 2003 में WCDMA 2003 तकनीकी के जरिए 3G को लॉन्च किया गया। 3G तकनीकी की सबसे बड़ी विशेषता औद्योगिक घटकों में पारदर्शिता लाने पर निर्भर थी। इस मोबाइल में
पाठ संदेश भेजने और आवाज़ फ़ोन फीचर के अलावा कई फीचर होते हैं, जैसे कॉल रजिस्टर, नेविगेशन, संगीत और वीडियो, प्लेबैक, रेडियो रिसीवर, अलार्म, ज्ञापन और दस्तावेज रिकॉर्डिंग, निजी आयोजक और व्यक्तिगत डिजिटल सहायक प्राकार्य, स्ट्रीमिंग वीडियो देखने की क्षमता या बाद में देखने के लिए वीडियो डाउनलोड, वीडियो कॉलिंग, निर्मित कैमरे और कोडर वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑटो फोकस, रिंगटोन, खेल, पट, स्मृति कार्ड पाठक, ब्लूटूथ, त्वरित संदेश, इंटरनेट, ईमेल और ब्राउनिंग वायरलेस मॉडेम सेवा आदि कई फीचर हैं। अब हम अनुप्रयोग की बात करते हैं। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन पर सबसे सामान्य प्रयुक्त डाटा अनुप्रयोग है। एसएमएस अथवा लिखित संदेश, इसमें मोबाइल फ़ोन प्रयोक्ता के 74% लोग इस पर निर्भर हैं। 2007 के आंकड़ों के अनुसार एसएमएस संदेश का मूल्य वार्षिक राजस्व में $100 मिलियन से अधिक था और मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर संदेश भेजने का व्यापक औसत 2.6 एसएमएस प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। आजकल मोबाइल भुगतान, मोबाइल बैंकिंग से, मोबाइल क्रेडिट कार्ड से, मोबाइल व्यापार तक एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बाजारों में बहुत ही व्यापक पैमाने पर प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए फिलीपींस की यह घटना प्रत्यक्ष गवाह है कि एक व्यक्ति की पूरी तनख्वाह मोबाइल बिल के भुगतान में खर्च हो गई। केन्या में एक मोबाइल बैंकिंग खाते से दूसरे में धन के हस्तांतरण की सीमा 10 लाख अमेरिकी डॉलर है। भारत में उपयोगिता बिल को मोबाइल से चुकाने पर 5% डिस्काउंट मिलता है। एस्टोनिया में सरकार ने अपराधियों को नगद पार्किंग शुल्क लेते हुए पाया, इसलिए उसे घोषणा करनी पड़ी कि पार्किंग के लिए केवल एसएमएस के माध्यम से ही मोबाइल भुगतान होगा। आज एस्टोनिया में पूर्ण पार्किंग शुल्क मोबाइल के जरिए नियंत्रित किया जाता है और इससे अपराधों में काफी कमी आई है। मोबाइल अनुप्रयोगों का विकास पहले 5 और 6 एम सेवा विकास सिद्धांत के आधार पर हुआ है, जो नोकिया, बर्रेट, मोटोरोला और लेखक टोमी अहोनेन के द्वारा तैयार किया गया है। ये 6 एम हैं: चलन यानी स्थान, पल यानी समय, मैं यानी निजीकरण, बहुउपयोगकर्ता यानी समुदाय, धन यानी भुगतान और मशीन यानी स्वचालन। इन 6 अनुप्रयोगों का उपयोग अधिकांशतः मुख्य उद्योगों द्वारा किया जाता है। अब शक्ति आपूर्ति। 17 फरवरी 2009 को जीएसएम एसोसिएशन ने घोषणा की कि सभी मोबाइल फ़ोन के लिए एक चार्जर होना चाहिए। इस घोषणा पत्र में 17 मोबाइल निर्माताओं के हस्ताक्षर थे, जिसमें नोकिया, सैमसंग और मोटोरोला भी शामिल थे। इनके द्वारा अपनाए जाने वाला चार्जर माइक्रो यूएसबी संबंधी होना चाहिए। अब लिथियम आयन बैटरियों का उपयोग ज़्यादा होता है क्योंकि उनका वज़न अपेक्षाकृत कम होता है। इसमें वोल्टेज लो होने के अवसर भी कम होते हैं। कई मोबाइल निर्माताओं ने पुरानी लिथियम आयन के विपरीत लिथियम बहुलक बैटरियों का उपयोग शुरू कर दिया है। निर्माता अब सौर सेल सहित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर प्रयोग कर रहे हैं। अब
सिम कार्ड। मोबाइल फोन के उपयोग में सिम कार्ड यानी माइक्रोचिप की आवश्यकता होती है, जिसे एक डाक टिकट के आकार का सिम कार्ड सामान्यतः बैटरी के नीचे यूनिट के पीछे रखा जाता है। इसके सक्रिय होने पर फोन का विन्यास एवं डेटा संग्रह का कार्य करता है। प्रत्येक सिम कार्ड को एक अद्वितीय संख्यात्मक पहचानकर्ता के उपयोग के द्वारा सक्रिय किया जाता है। वे सेल फोन जिसमें सिम कार्ड का उपयोग नहीं किया जाता है, उनकी मेमोरी में डाटा क्रमोदेशित होता है। एक विशेष आंकिक क्रम का उपयोग करके इस डाटा का उपयोग किया जाता है। अब सेल फोन। सेलुलर फोन से पाठ संदेश के माध्यम से वेबसाइट में उभरने वाली पहली साहित्यिक संरचना को सेल फोन कहा जाता है। साहित्यिक शैली कहने का आशय यह है कि यह एक आभासी कंप्यूटर खेल है जिसमें पाठक, दर्शक खुद को प्रतिष्ठित कर सकता है। सेल फोन प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जगह बनाता है। पॉल लेविंसन ने मूव 2004 की जानकारी में कहा कि आजकल एक लेखक कहीं भी उतनी ही आसानी से लिख सकता है जितनी आसानी से एक पाठक पढ़ सकता है। और अब अंत में, मोबाइल वरदान है या अभिशाप? तो सबसे पहले हम लेते हैं वरदान। एक समय था जब स्कूल के बच्चों से यह प्रश्न पूछा जाता था कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। आज विज्ञान ने कई पीढ़ियां पार कर ली हैं। विज्ञान की सीमाओं और संभावनाओं से सभी परिचित हो चुके हैं। विज्ञान का पहला चरण औद्योगिक एवं मशीनी था। अपने दूसरे चरण में वो प्रौद्योगिकी के रूप में विकास की मंजिलें तय करते हुए अनवरत मानवता की भलाई में आगे बढ़ता रहा। वर्तमान समय में विज्ञान ने प्रौद्योगिकी को भी पीछे छोड़ दिया है और तकनीकी के शरण में जा चुका है। तकनीकी जो आज का कटु यथार्थ है, विज्ञान की कोख से जन्म लेने के बावजूद उसका अतिक्रमण कर जाती है। एक दृष्टि से देखा जाए तो तकनीकी में मशीनीकरण एवं प्रौद्योगिकीकरण दोनों हुए, और एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह दोनों का निषेध भी करती है। औद्योगिकरण, मशीनीकरण इत्यादि वैज्ञानिक आविष्कारों पर आधारित जीवन पद्धतियां थीं, लेकिन तकनीकीकरण के अंतर्गत पद्धतियों में ही जीवन का आकलन होता है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि वैज्ञानिक युग में जीवन साध्य था और मशीनें साधन, लेकिन अब तकनीकी युग में यह उलट गया है। अब तकनीक साध्य है और जीवन साधन। इस विषय में किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है कि वर्तमान तकनीकी उस बुलडोजर की तरह है जिसकी सीट पर कोई ड्राइवर नहीं। मोबाइल वर्तमान तकनीकी का सबसे सशक्त और आकर्षक माध्यम है। जीवन के लिए यह बहुविध वरदान सिद्ध हो पा रहा है, इसलिए कि आज इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तकनीकी ने वर्तमान जीवन को खूब प्रभावित किया है। आज 20-30 रुपए रोज पाने वाला मजदूर से लेकर मिल मालिक, किसानों, व्यापारियों, मंत्रियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सबके हाथों में तरह तरह के मोबाइल दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ इसने अपना क्षेत्र विस्तार करते हुए गाड़ी फोन,
तार रहित फ़ोन, व्यावसायिक मोबाइल रेडियो, रेडियो फ़ोन, उपग्रह फ़ोन आदि रूपों में अपने प्रभाव दिखलाया है। क्या धरती, क्या आकाश, क्या ग्रह, क्या उपग्रह, क्या समाज, क्या देश, सब पर इसने अपना परचम लहराया है। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन मीडिया चैनल के बहुआयामी स्वरूप में बदल गया है। सबसे प्रमुख बात यह है कि इसकी लोकप्रियता नई पीढ़ी, खासकर बच्चों में ज़्यादा है। 3G तकनीकी एवं मल्टीमीडिया संस्कृति के जरिए मोबाइल ने एक ऊंची उड़ान भरी है। 1998 से ही मोबाइल फ़ोन एक मीडिया चैनल बन गया है। फिनलैंड में रेडियो लिंजा द्वारा जब से रिंगटोन की बिक्री शुरू की गई, समाचार, वीडियो गेम, चुटकुले, जनपत्री, टीवी सामग्री नेट से जुड़ जाने के कारण मोबाइल ने मल्टीमीडिया की सारी तरकीबें हासिल कर ली हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल वर्तमान समय का सबसे सस्ता और सुनहरा दस्तावेज है। और अब अभिशाप। किसी भी वस्तु के दो पहलू होते हैं, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता भी अवश्य होगी। मोबाइल भी इसका अपवाद है। वरदान के तौर पर इसने ख्वाबों को हकीकत के धरातल पर प्रतिष्ठित किया है। दूसरी तरफ कुछ विकृतियों को जन्म दिया है। सबसे बड़ी विकृति स्वास्थ्य संबंधी है। मोबाइल फोन चुंबकीय विकिरण प्रक्रिया से पूर्ण होता है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा स्नायु विकारों, मनोरोगों एवं रक्त संचार प्रक्रिया को प्रभावित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न कंपनियों द्वारा विज्ञापन के लिए मोबाइल में ऐसे संदेश भेजे जाते हैं जिनका बालकों व युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। शोध से पता चला है कि लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दुख ये है कि समस्याओं पर ध्यान कम है। कोई भी पुस्तक, कोई भी पत्रिका या संस्था ऐसी नहीं है जो मोबाइल के दुष्प्रभावों का आकलन एवं विश्लेषण कर सके। वर्तमान तकनीकी के नित्य नवीन संस्करणों का धड़ल्ले से बाजार में लॉन्च होते जाना हमें एक तरफा जीवन जीने के लिए बाध्य करता है। यह सच है कि इस अनियंत्रित स्थिति को रोका या बदला नहीं जा सकता, लेकिन नियंत्रण के सूत्र तो खोजे जा सकते हैं। अतः दुष्परिणामों से बचने के लिए तकनीक निर्माताओं का एक दल ऐसा भी होना चाहिए जो उचित व अनुचित सवालों पर गंभीरता से विचार करे। वैसे यह कार्य शोध द्वारा ही संभव हो सकेगा, क्योंकि वर्तमान मीडिया बनाम मोबाइल तकनीकी के बारे में नए सिरे से शोध की अपार संभावनाएं हैं। मल्टीनेशनल मोबाइल कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य व समाज उपयोगी संदेश भी दिए जा सकते हैं, किंतु बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? एक तरफ मुनाफा और दूसरी तरफ मूल्य। आज मुनाफे की मनोवृत्ति ने आदमी को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे पहाड़ और पीछे गहरी खाई है। आज वर्तमान तकनीकी की यह खासियत है, हर चीज बहुत जल्दी जल्दी बासी होती जा रही है। इसलिए ताजगी को लगातार परोसे जाने की भी एक सीमा होनी चाहिए। कभी हम कहा करते थे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज तो आवश्यकता ही आवश्यकता की जननी होती जा रही है।
सेलुलर की अवधारणाओं में नित्य नए नए परिवर्तन स्वस्थ तो नहीं कहे जा सकते हैं। इस प्रलोभन भरे एवं गोपनीय अभिशाप से मुक्ति के उपाय शायद भविष्य में संभव हो सके, ऐसी आशा तो की जा सकती है, क्योंकि उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। तो ये था मोबाइल एक नए युग की दस्तक।